कई महत्वपूर्ण साथी हैं। जिस समय मैंने आने का फैसला लिया था उस समय मैंने ये कहा था कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक जिस तरीके का ताकत दिखानी है वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में परिवार के सदस्यों से मिलने जाना है। अरे यार तू बोला भाई क्या बोल रहा है? इससे पहले भी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय राजू यादव से मिलने आए थे, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी, और उससे पहले हमने आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का हमने अपने व्यवहार और भाषा को देखा है। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई। बस मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है, और कई मौकों पर कहा संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है, वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की पीड़ितात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होती है। आगरा पीढ़ी के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है, और हमारे पीडीए के सम्मान और पीडीए से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं।
जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। आपने आगे बम्बू लगा रखा है। अच्छा, और क्या? केंद्र की बीजेपी सरकार को यह बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां जो योगी जी के सेना की गाड़ी के काफिले नफरत वाले रील्स और असलों की फोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फोटो को, रील्स को? उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं, मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके? कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पे नहीं चली, उस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। नीचे ले यार भाई, हाथ आ रहा है ये वाला।
अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। एक बार शो ये ग्राफ है। ये दोबारा दिखाइए सर, थोड़ा सा फ्रंट में ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूँ। मैं आप माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ मैं केवल। STF का देख लीजिए आप सर, फ्रंट में सर। हैं? पीछे कर नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कौन है? जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूँ। जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहाँ आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे, इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नया बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गया, उलझ गया जाम में। जिस नदी के बारे में कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, मां गंगा को साफ करेंगे, आपके सामने है यमुना नदी को कितना साफ किया, मां गंगा को कितना साफ किया। ये जो मेट्रो का विकास भी दिखा रही है, समाजवादियों की देन है। इसी तरह बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आए, यार क्या कर रहे हो भाई? बहुत बड़े देश के एक उद्योगपतियों को लाने के लिए, एक बड़ा शहर बसाने के लिए संजय खान जी को भी हम लोग लेकर के आए थे, जमीन उपलब्ध करा दी थी, लेकिन सरकार की जो नियत और मंशा है उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजी और सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया, समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता। नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजी और सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई।
अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। अब भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाएं। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। मुझे याद है इस सरकार की नीयत, जिस समय 17 में सरकार बनी थी उस समय जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वो आरक्षण व्यवस्था अलग तरह से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि रिजल्ट पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत हुआ था। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछले दलित बच्चे जनरल में नौकरी पा गए थे, लेकिन इस सरकार ने 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले दलित और आदिवासी बच्चे